हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस सेम होती है तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है। और कंसिस्टेंट होने के साथ साथ जो सोल्यूशन है वो फाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। लेकिन इस केस में यानी आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे केस 3, जिसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस m है और वेरिएबल्स हमारे n है। m नॉट इक्वल टू n, यानी यहां पर यह है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। किसी में इक्वेशन ज़्यादा वेरिएबल कम, या वेरिएबल ज़्यादा इक्वेशन कम। तो एक केस ऐसा है, यानी 3a हम लोग करेंगे, फिर 3b करेंगे। इसमें हमने m ग्रेटर लिया है, यानी इक्वेशन ज़्यादा है। देन रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स a m क्रॉस n कैन बी एट मोस्ट n, यानी रैंक इसकी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, n हो सकती है। n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे। इक्वेशन ज़्यादा होगी, जैसे 4 इक्वेशंस हो जाएं और वेरिएबल 3, तो अधिक से अधिक रैंक इसकी 3 निकलेगी। और रैंक ऑफ a इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इस केस में भी होगा, यानी सिस्टम कंसिस्टेंट होगा हमारा। r इज इक्वल टू n और नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर भी हो जाएगा रैंक। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ n वेरिएबल्स, यानी अगर ऐसी स्थिति आती है कि रैंक ऑफ a इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाए और वो r हो जाए, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर हो जाए, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि रैंक आपस में इक्वल हो जाए, यानी रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो और वो r के बराबर हो, लेकिन r जो है यानी जो नंबर रैंक आपका आया है निकल करके वो नंबर ऑफ वेरिएबल से कम हो। मान लीजिए वेरिएबल आपके पास 3 हैं, रैंक आपकी 2 आ गई, तो जैसे पिछले वीडियो में आप देखिए हमने बताया था कि n माइनस आर वेरिएबल्स विल बी असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यू, राइट। यानी अगर मान लीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है और रैंक आपकी 2 आ गई, तो 3 माइनस 2 1 करेंगे, नहीं 1 वेरिएबल को आर्बिट्रेरी मान देना पड़ेगा, रखना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, वही आर्बिट्रेरी वैल्यू की वजह से ही इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आते हैं। द फॉलोइंग एग्जांपल्स विल इलस्ट्रेट दीज फैक्ट्स। अब जब एग्जांपल हम लोग करेंगे अभी तो उनसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल 4 है, ये सॉल्व, ये एक सिस्टम दिया हुआ है हमारा। इस सिस्टम को हम ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। आपको पता है कि a कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, x हमारा कॉलम वेक्टर है x y z, और b जो है वो राइट साइड में जो नंबर्स हैं उसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे a कॉमा b, जिसमें a लिखा जाता है और ये डॉट डॉट करके कॉलम मैट्रिक्स b लिखते हैं। 2 वीडियोस आप देख चुके हैं, 2 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, तो ये सब पूरा आइडिया आपको हो चुका है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है। देखिए स्टार्ट सबका एक ही जैसा है, लेकिन जब हम इशेलॉन फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लेंगे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को, वहाँ जाकर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो स्टार्टिंग सबकी एक जैसी है। अब देखिए लकली यहाँ पर आपको 1 मिल भी गया। याद होगा स्टार्टिंग में हमने बताया कि A11 पोजीशन पे 1 होना चाहिए, सो दैट कि A11 के बिलो हम जीरोस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 टाइम्स या 1 टाइम्स, तो 3 0 बन जाएंगे। देखिए R2 चेंज बाई R2 माइनस 3 R1, R3 चेंज बाई R3 माइनस 2 R1, R4 चेंज बाई R4 माइनस R1, तो ये 3 जीरोज आ जाएंगे। और इसके अलावा पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे, जहाँ जहाँ जो नंबर आना होगा वो आ जाएगा, 0 आना होगा तो 0 भी आ जाएगा। लेकिन 3 जीरोज आपके कन्फर्म है। वो कौन से, ये 3 जीरो आपके, इन्हीं को टारगेट करके हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। टारगेट हमारा यही होता है कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 0 हो जाए, ठीक। ये कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि 1 हो या -1 हो, यानी A22 पोजीशन पे, तो उसका एक तरीका है, जैसा पिछले वीडियो में भी बताया मैंने आपको, कि या तो -7 से आप इसको डिवाइड कर दें, या सब्सट्रैक्शन के थ्रू या इंटरचेंजिंग के थ्रू यहाँ पर 1 या -1 क्रिएट कर लें। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि अगर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी -7 में से -6 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अप्लाइंग R2 चेंज बाई R2 माइनस R3, इसको चेंज कर दीजिए, एंड R3 को भी कर दीजिए R3 माइनस 2 R4, इसका डबल कर दीजिए। कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखते हुए। तरीका तो यही कहता है कि हम आपको यहाँ 1 ऑब्टेन करें। अब या तो डिवाइड करके करें या जिस तरह से ऑपरेशंस हम लगा रहे हैं,
लेकिन डिवाइड करने पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फ्रैक्शंस आ जाते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझ बूझ करके कि किस तरीके से हम यहाँ 1 क्रिएट कर सकते हैं, ये ऑपरेशंस आप बिना डिवीजन के, यानी यहाँ डिवाइड किए बगैर ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके 1 क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, ये अलाउड है आपको, क्योंकि रो ऑपरेशंस ही लगाने हैं हमको, तो यहाँ ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा केयरफुली करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे R2 चेंज बाई R2 माइनस R3, तो आपको यहाँ -1 मिलेगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4 रह जाएगा। यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन होगा तो इसका दोगुना करेंगे, R3 चेंज बाई -2 R4, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर के आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका डबल करेंगे तो ये -8 होगा तो 4 आएगा, और ये लास्ट वाली रो जो आपकी है वो वैसी ही बनी रहेगी। ठीक, अब देखिए ये -1 आ चुका है, आपको यहाँ 0 चाहिए जो कि अवेलेबल है, आपने वैसे ही कर लिया इसको सब्ट्रैक्ट करके। अगर ऐसे ना करते तो भी हम यहाँ -1 ऑब्टेन करने के बाद कर सकते थे, दोनों अलाउड है इसमें। ठीक, अब इस -1 को लेकर के ये जो -3 है यहाँ पर हम टारगेट करेंगे और 0 बनाएंगे, यानी इसका 3 गुना यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा। R4 चेंज बाई R4 माइनस 3R2, इसका 3 गुना घटाएंगे, देखिए यहाँ 0 आ जाएगा, और जैसे ऑपरेशन है अकॉर्डिंगली आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखेंगे, पिछले वीडियो में बताया मैंने आपको कि रो वाइज एलिमेंट लिखेंगे, पहले R1 के लिखेंगे, फिर R2 के लिखेंगे, फिर R3 के लिखेंगे, फिर R4 के लिखेंगे। एक तो कंफर्ट रहेगा और कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर ये आ चुका, अभी ये पोजीशन आई A33, याद होगा आपको, जब एचेलॉन फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो A11 पोजीशन पे 1 चाहिए, A22 पे 1 चाहिए, और A33 पे यहाँ भी 1 है। इस 1 का क्या रोल होगा कि ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपका 4th रो और 3rd कॉलम में, 4th रो और 3rd कॉलम का जो ये 2 है, इसको टारगेट करके यहाँ 0 बनाना है। नंबर ऑफ जीरोस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना होता है। तो यहाँ देखिए 1 0 है, यहाँ 2 जीरोस हैं, यहाँ 2 हैं, और एक और बन सकता है, तो इसका दोगुना यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, R4 चेंज बाई R4 माइनस 2R3। तो देखिए फिर यहाँ पर ये 0 यहाँ क्रिएट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब जरा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करिए, A का रैंक कितना, तो ये तो 0 रो हो गई क्योंकि सारे 0 हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई 0 रो, A के लिए भी, और शायद देखिए पूरी 0 रो है, तो यहाँ पर 1 2 3 नॉन 0 रो है, तो रैंक ऑफ A आ गई 3। अब पूरे का पढ़िए, पूरा ले लीजिए, पहले तो हमने इतने का लिया, अब कंप्लीटली तो 0 रो हो गई, और 1 2 3 ये 3 नॉन 0 रो हो गई, तो रैंक ऑफ AB भी 3 हो गई और रैंक ऑफ A भी 3 हो गई। तो देखिए क्या लिखा, thus A, B has been reduced to a echelon form. From above form we find that rank of A is equal to rank of AB is equal to 3। 3 आ रही है रैंक इसकी, और 3 ही नंबर ऑफ वेरिएबल हैं। अगर आप प्रॉब्लम में देखिए तो इक्वेशंस हमारी 4 हैं, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, देखिए एक बार प्रॉब्लम को आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 4 इक्वेशंस हैं, नंबर ऑफ इक्वेशंस m यहाँ पर ग्रेटर है किससे, n से। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो आप यहाँ देखिए, हेंस इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, यानी अब सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट की क्या पहचान है, पहले भी मैंने बताया आपको कि जब रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A, B, यानी कि एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर हो जाए तो वो कंसिस्टेंट होता है, और उसका यूनिक सोल्यूशन आएगा। कब, यूनिक सोल्यूशन के लिए रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, जो कि यहाँ पर है। द इक्विवेलेंट सिस्टम, अब इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे लिखते हैं, मैंने बताया था अभी आपको कि A1x इज इक्वल टू B1 के फॉर्म में। A1 ये हो गया, x तो वही रहेगा XYZ कॉलम, और B1 जो है 3 - 4 4 0 लिख लिया जाएगा। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x ये आ गया, x + 2y - z इज इक्वल टू 3, एक इक्वेशन। y की वैल्यू आपकी 4 आ जा रही है इसमें, क्योंकि -y इज इक्वल टू -4, तो 4 माइनस कैंसिल कर देंगे और 4 आएगा। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इस z से मल्टीप्लाई होकर z, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 0 z। हाँ, z की वैल्यू भी आपकी 4 आएगी, क्योंकि ये वैल्यू आपकी 4 थी है। जो चौथी रो है वो 0 हो जाने की वजह से 0 0 होगा। तो देखिए z की वैल्यू भी 4 आ रही है, y की वैल्यू भी 4 आ रही है आपकी। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यूनिक सोल्यूशंस आर x इज इक्वल टू 1। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे x 1 आएगा, y 4 आया, z 4 आया। तो सोल्यूशन कैसा आया आपका, ये यूनिक सोल्यूशन आया। क्यों, क्योंकि रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में है एग्जाम्पल 5। यहाँ पर भी आप देखें तो नंबर ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 4 4 इक्वेशंस हैं। वेरिएबल कितने हैं? 3 है। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं आपकी? ये एक इसमें x है, एक इसमें y है और ये z, यानी 3 ये अननोन है हमारे x, y और z। अब इसका मैट्रिक्स सिस्टम लिखेंगे ax इज इक्वल टू b फॉर्म में, कोफिशिएंट मैट्रिक्स x b, ये सब आपको पता ही है, जैसा कि पिछले वीडियोस में कंटिन्यूसली देख रहे हैं, इसी टाइप से लिखेंगे। और जब आगे बढ़ जाएंगे, रिड्यूस करेंगे, तब जाकर हम डिसाइड कर पाएंगे, अभी नहीं, अभी तो केवल हम इक्वेशन फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे। अब देखिए ये आपने एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक। अब देखिए ये 1 अगर यहाँ चला जाए, यानी कि a 1 1 पोजीशन पे 1 मिल जाएगा, हमको अवेलेबल है, या तो फिर यहाँ सब्सट्रैक्शन का रूल लगाइए, लेकिन वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि सिंपल अगर चेंज हो रहा है तो वही कर लिया जाए। तो R1 R2 को हमने इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड पोजीशन पे आएगी, सेकंड फर्स्ट पे चली जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये अभी राइटिंग कर लिए। अब इस 1 को लेके यहाँ 0 क्रिएट करिए, यहाँ करिए, यहाँ करिए, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम में इनको टारगेट लेकर के यहाँ पर 0 करना है, यानी इसका 4 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है R1, R3 में 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना होगा और R4 में 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना होगा। आपको टारगेट इन्हीं एलिमेंट्स को लेना होगा, एक बार फिर हम बता दें, इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर के करेंगे। आगे के कैलकुलेशन जो भी होंगे वो अकॉर्डिंगली होते चले जाएंगे। यहाँ 0 आ गए। अब देखिए जैसा कि R2 में इसका 4 गुना घटाया है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 -16 तो 15 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकते हैं। 12th क्लास में भी आपने डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स पढ़ी है, वहाँ पर ही अप्लाई किया हुआ है। तो आई थिंक यहाँ तक आप पहुँच गए, इस सिचुएशन में आ गए, ठीक, ऑपरेशन होने के बाद। अब एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर 1 क्रिएट करें 15 की जगह, वो कैसे? डिवाइड कर दें। लेकिन जब इचेलॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उस समय बाद में भी कर सकते हैं, यानी कि जीरोस ऑब्टेन करके। देखिए क्या है कि यहाँ भी 15 है, यहाँ भी है, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है, इंस्पेक्ट करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो 15 होने की वजह से यहाँ 15, यहाँ भी, तो अगर आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं R3 चेंज बाई R3 माइनस R2, R4 चेंज बाई R4 माइनस R2, तो ऑलरेडी आपको सिंपल कैलकुलेशन होगा और 2 जीरोस ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक। तो ये देखिए 2 क्यों, यहाँ भी हो जाएगा, सेम है। ये देखिए ये R2 R3 R4 सेम है, आपने देखा और ऑपरेट कर दिया, ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक। तो अब चाहें तो 15 से डिवाइड करें, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें डिवीजन के लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम जब बनाएंगे इक्विवेलेंट सिस्टम तो ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। तो अब देखिए AB has been reduced to echelon form from above matrix V C that। अब यहाँ रैंक देख लेते हैं एक बार फिर से जरा सा। देखिए ये 0 रो, ये भी 0 रो, ये दोनों कैसी हो गई? ये दोनों हो गई 0 रो, नॉन जीरो 2 ही तो बची। अगर हम A के बारे में बात करें सिर्फ इतना, तो 2 नॉन जीरो रो, तो रैंक ऑफ A 2, और रैंक ऑफ AB की बात करें तो वो भी 2। क्यों? क्योंकि ये तो 2 0 रो हो चुकी है, तो रैंक तो दोनों की बराबर है यहाँ पर, देखिए ध्यान से। तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू 2, यदि सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। लेकिन 3 से कम है। 3 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अब जैसा कि पहले बताया जा चुका है, n माइनस r, कहने का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल माइनस रैंक की वैल्यू आई 1, यानी एक वेरिएबल को हमें आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन करनी होगी, ठीक। तो 1 वेरिएबल विल हैव टू बी असाइंड आर्बिट्रेरी वैल्यू। द इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, पहले इक्विवेलेंट लिखेंगे। इक्विवेलेंट के लिए हमने बताया था कि a1x इज इक्वल टू b1 लिख लेंगे आप। ये a1 क्या है? एक्चुअली a जो है वो रिड्यूस होते होते a1 हो जाती है और b रिड्यूस होते होते आपकी b1 हो जाती है बाय द ऑपरेशंस लगाते लगाते, ठीक। ये लिख लिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो एक इक्वेशन आपको ये मिल जाएगी, x माइनस 4y माइनस 3z इज इक्वल टू -16। दूसरी इक्वेशन ये मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगी। कितनी इक्वेशन मिली आपको? 2 इक्वेशंस। और वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल 3 हैं। तो एक वेरिएबल को आर्बिट्रेरी या x को या y को या z को, किसी को भी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि z को आपने k दे दिया, ठीक। आप y भी कर सकते थे, ठीक, कोई बात नहीं। z किया k तो y की वैल्यू आ गई, और x की किसके टर्म में आई है? k के टर्म्स में आई है। तो हेंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट बट हैव इनफाइनाइट सर। कंसिस्टेंट तो है, लेकिन सॉल्यूशंस कैसे? इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट है? क्योंकि इसमें एक k है, आर्बिट्रेरी वैल्यू है। ये 0 हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम हमारा कब कंसिस्टेंट होता है और उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब आएंगे और यूनिक सॉल्यूशन कब आएंगे।
तो ये वीडियो आप 1 से 2 बार देखिए। जब दूसरी बार देख रहे हो तो ज़रूर पेन कॉपी हाथ में रखिए और एग्जाम्पल्स के सारे स्टेप्स को लिख करके समझिए। थैंक यू सो मच।